नमस्कार, मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग आजकल के कंपनीज को लगी हुई एक बीमारी है। चाहे सेबी हो चाहे गवर्नमेंट हो, कितना भी उसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये बीमारी जो है ये थमने का नाम नहीं लेती है। हमेशा सुर्खियों में रहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है। होता क्या है ये इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो भी कंपनी के सीनियर लोग होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर सीईओ हो, उनके पास कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं यूपीएसआई, मतलब अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो इंफॉर्मेशन, वो जो जानकारी उनके पास होती है, तो उनका वो फर्ज होता है कि जब तक वो इंफॉर्मेशन अपने आखिरी अंजाम तक ना जाए, तब तक अपने मन में उसको दफन करके रखे। ये फर्ज होता है एमडी का या फिर सीईओ का। लेकिन बहुत सारे सीईओ एमडी ऐसे होते हैं कि उनके पास जो जानकारी होती है, वो जानकारी के माध्यम से ढेर सारा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपने करीबी लोगों के साथ वो शेयर करते हैं, और वो करीबी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद वो लोग भी मुनाफा कमाते हैं, और जिनके पास इंफॉर्मेशन जिन्होंने दी है वो लोग भी मुनाफा कमाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके रिलेटेड ऑलरेडी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस आए हुए हैं। साथ ही साथ सेबी एक्ट में भी तरह तरह की प्रोविजंस है। अब हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 दिन से सुर्खियों में आई है एक कंपनी जिसका नाम है मैग्मा। वहां पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग पाया गया, और सेबी ने उसी के लिए एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया है 8 लोगों के ऊपर। 8 लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, ऐसा सेबी का मानना है। ध्यान रखिएगा, ये इंटरिम ऑर्डर है, मतलब जो 8 लोग हैं उनको अपनी साइड क्लियर करने का मौका मिलने वाला है। तो आइए करते हैं हम इस बारे में बातचीत की 8 लोग जो है उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे किया, साथ ही साथ सेबी ने कैसे ढूंढ के निकाला कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, सेबी ने कैसे ट्रैक किया। आइए करते हैं इस बारे में बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये 8 लोग जो है जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, तो सबसे पहले आते हैं अभय भूतड़ा, उसके बाद सौमिल शाह, सुरभि किशोर शाह, अमित अग्रवाल, मुरलीधर अग्रवाल जो अमित अग्रवाल के पिताजी है, राकेश भोजगढ़िया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ये राकेश ने बनाई है, और वहां पे ये खुद एक करता है, अभिजीत पवार। ऐसे 8 लोग जो है जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया हुआ है, ऐसा सेबी का मानना है। तो एग्जैक्टली ये इशू क्या था, इन्होंने कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग किया है? तो सेबी ने ऐसा बोला था कि उनके पास सिस्टम जनरेटेड इनसाइडर ट्रेडिंग के अलर्ट्स आते रहे। सेबी ने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि कहीं भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है तो उसका उनके पास अलर्ट आता है। टेक्नोलॉजी आजकल इतनी ग्रो कर गई है कि उनके पास अलर्ट आते गए। तो ये मसला क्या था एग्जैक्टली? तो ये जो मैग्मा कंपनी है, उसका एक्विजिशन का अनाउंसमेंट होने वाला था फरवरी 2021 में। मतलब मैग्मा कंपनी को कोई और कंपनी खरीदने वाली थी, और जो कंपनी खरीदने वाली थी वो कंपनी का नाम था राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मैग्मा को खरीदने वाली थी। अब बट ऑब्वियसली फरवरी 2021 में भले ही अनाउंसमेंट होना हो, लेकिन कंपनी के जो सीनियर्स लोग होते हैं, जैसे सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, उनके पास ये बात की जानकारी रहने वाली है। उनके पास ये जानकारी लगभग जनवरी से ही इनके पास जानकारी थी, जनवरी 2021 से ही इनके पास जानकारी थी। तो इसी के माध्यम से जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2021 तक वो जो एमडी, वो जो सीईओ रहेंगे, उनका फर्ज रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन किसी के पास शेयर ना करे जब तक वो पब्लिक अनाउंसमेंट ना करे कि RSHPL मैग्मा को खरीद रही है। ये पब्लिक अनाउंसमेंट करने के पहले वो इंफॉर्मेशन किसी के पास शेयर नहीं करनी चाहिए थी। अब शेयर क्यों नहीं करनी चाहिए थी? बट ऑब्वियस है कि पब्लिक है, जनता जो है वो शेयर खरीदती है तो इनोसेंटली खरीदती है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से वो शेयर खरीदते रहते हैं, अपना उनका प्लानिंग रहता है, उनको फंसाया गया है क्लियरली, ऐसा सेबी का मानना है। तो ये जो कंपनी है RSHPL खरीदने वाली थी मैग्मा को,
और उसका अनाउंसमेंट होना था फरवरी 2021 को। अभी RSHPL जो है ये कंट्रोल की जाती है कंपनी पूनावाला ग्रुप से। पूनावाला ग्रुप RSHPL को कंट्रोल करता है और मैग्मा जो है उसने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था RSHPL को। उनको फ्रेश कैपिटल रेज करना था 3456 करोड़ रुपीस का। 3456 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था। सेबी ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया था। सेबी ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया था क्योंकि सेबी के पास सिस्टम से अलर्ट आने चालू हुए थे, इसलिए सेबी ने ढूंढना चालू किया कि यहाँ पे सच में हो रहा है क्या इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी ने ऐसा पाया कि मैग्मा के जो शेयर्स है उसमें सिर्फ कुछ ही लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि फरवरी में अनाउंसमेंट होना है, कंपनी के सीनियर्स के पास ये जानकारी है जनवरी से ही। तो जनवरी से लेके फरवरी तक ये लोगों ने क्या किया, शेयर्स खरीदना चालू किया। और जैसे अनाउंसमेंट हुआ एक्विजिशन का, तो एक्विजिशन का अनाउंसमेंट होने के बाद बट ऑब्वियसली शेयर्स की प्राइसेस जो थी वो बढ़ने वाली थी। तो इन्होंने जब शेयर्स खरीदे थे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के चलते वो इन्होंने बेचना चालू किया था फरवरी 2021 में। तो इसी के चलते इन्होंने मुनाफा कमाया है और ये मुनाफा हुआ है 13 करोड़ रुपए का। 13 करोड़ रुपए का मुनाफा ये 8 लोगों ने किया है, ऐसा सेबी का मानना है। इनके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो थी यूपीएसआई, जिसको हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और सेबी ने ऐसा बोला है कि पीआईटी रेगुलेशंस में ये चीजें आती है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आता है। तो सेबी ने यहाँ पे जानकारी दी है मैग्मा कंपनी की। सेबी ने ऐसा बोला है मैग्मा जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है। ये कामकाज करती है कमर्शियल फाइनेंस का, एग्रीकल्चरल फाइनेंस का, एसएमई फाइनेंस का, मॉर्गेज का, जनरल इंश्योरेंस का फाइनेंस करती है। बट ऑब्वियसली एनबीएफसी है, मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खुलते, यहाँ पे ये फाइनेंस देने का काम करते हैं। ये जो मैग्मा है ये एनएसई और बीएसई में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है मतलब। आगे सेबी ने जानकारी दी है कि ये जो कंपनी का जो अनाउंसमेंट था वो हो गया था 10 फरवरी 2021 को। 10 फरवरी को पब्लिकली अनाउंस किया गया था कि RSHPL जो है वो मैग्मा को खरीदने वाली है और उसी के चलते फ्रेश कैपिटल रेज किया जाएगा 3456 करोड़ रुपीस का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के चलते। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है जो भी होने वाली था अनाउंसमेंट 10 फरवरी 2021 को, ये इंफॉर्मेशन को सेबी का ऐसा मानना है, सेबी का क्या ये बट ऑब्वियस है, ये इंफॉर्मेशन यूपीएसआई है, मतलब अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो सेबी ने आगे ऐसा बोला है कि जो भी कंपनी ने इनके पास सबमिशन किए हैं उसमें सेबी को समझ में आया कि 11 जनवरी 2021 को ही कंपनी के जो सीनियर्स थे उनको जानकारी मिल गई थी कि एक्विजिशन होना है और उसका अनाउंसमेंट होना है 10 फरवरी 2021 को। मतलब एक महीना पहले ही इनको लगभग जानकारी हो गई थी और इनके पास ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो बाद में पब्लिक को 10 फरवरी को अनाउंस करने वाले थे। तो इसमें सबसे पहले आते अभय भूतड़ा। अभय भूतड़ा खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अभय भूतड़ा जो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ है पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के। ये जो अभय भूतड़ा जो है ये सबसे बड़े मास्टरमाइंड है ये गेम के, ऐसा सेबी का मानना है। क्योंकि ये जो RSHPL की एक कंपनी है जो पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे अभय भूतड़ा। तो अभय भूतड़ा जो है उनके पास सारी जानकारी थी और वो ही कंपनी का डील कर रहे थे मैग्मा के साथ। RSHPL का जो भी बातचीत होनी थी RSHPL के साइड से अभय भूतड़ा करने वाले थे और मैग्मा के साइड से बातचीत करने वाले थे बाहेती जी। तो ये दोनों में जो भी बातचीत होनी थी वो सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होनी थी क्योंकि अनाउंसमेंट 10 फरवरी 2021 को ही होना था। तो ये जो अभय भूतड़ा जो है इनके पास सारी जानकारी थी। ये जानकारी उनके पास 11 जनवरी 2021 से ही आई हुई थी। तो उन्होंने कैलाश बाहेती जी जो है वो सीएफओ जो है मैग्मा के, उनके साथ फोन पे बात करके ये सारी चीजें क्लियर कर ली थी। 11 जनवरी से ही उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई हुई थी। तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन डील। एक्विजिशन डील उन्होंने बना लिया था 11 जनवरी 2021 को ही। तो अगर अभय भूतड़ा जो है वो कॉन्टैक्ट पर्सन है तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बट ऑब्वियस है वो यूपीएसआई है।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो अभय बुतड़ा जी जो है उनके पास जैसे इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने कॉलिंग करना चालू किया। उनने तरह तरह के लोगों के साथ कॉलिंग किया है। सौमिल शाह है, फिर उसके बाद राकेश है, अभिजीत पवार है, जो भी 8 पार्टी जो है, जो हमने नाम देखे थे ऊपर, वो 8 पार्टीज एक दूसरे के कनेक्ट में रहे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अभय बुतड़ा के साथ सब कनेक्ट में थे। एक होता है कि मान लो कि एक्स है, एक्स का दोस्त है वाई, तो वाई अपने दोस्त को बताएगा जेड को, जेड और एक्स भले ही रिलेटेड ना हो, तो ऐसे ये 8 लोग एक साथ जुड़ गए थे और ये 8 लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शेयर्स खरीदना चालू किया था। 10 फरवरी के पहले ढेर सारे शेयर्स इन्होंने खरीद लिए थे और 10 फरवरी के बाद ढेर सारे शेयर्स इन्होंने बेचना चालू किया था। तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये सब ने मिला के कमाए थे 13 करोड़ रुपए। तो सेबी को ये बातें कैसे पता चली, तो सेबी ने जैसे उनके पास अलर्ट आया तो सेबी ने कॉल रिकॉर्ड सबसे पहले देखे। कॉल रिकॉर्ड्स का सेबी ने पूरा का पूरा हिसाब निकाला कि कौन किसको कब कॉल किया है, और कॉल रिकॉर्ड की जानकारी सेबी ने टेलीकॉम कंपनी से ली हुई थी। तो सेबी ने पूरा डेटा निकाला कि किसने किसके साथ कब और कितना समय कॉलिंग किया है। सेबी ने साथ ही साथ वहां पे शेयर्स के प्राइसेस का भी एक हिसाब दिया है। सेबी ने ऐसा बोला था 9 फरवरी को शेयर्स की प्राइसेस थी, लगभग क्लोजिंग प्राइस थी 77.35, जैसे 10 फरवरी को क्लोजिंग प्राइस थी 85.05, और 19 फरवरी की हम बात करें तो शेयर्स की प्राइस थी 125.25। मतलब 10 फरवरी के पहले शेयर्स की प्राइस थी 77 और वो 19 फरवरी आते आते 125 बन गई। तो जो लोगों ने शेयर्स पहले खरीदे थे 10 फरवरी के पहले, तो वो लोगों ने ढेर सारा मुनाफा बट ऑब्वियस कमाया है, क्योंकि इसमें लगभग 47% का उछाल पाया गया शेयर्स के प्राइस में। जैसे एक्विजिशन का अनाउंसमेंट हुआ वैसे उछाल पाया गया शेयर्स के प्राइस में। तो ये लोग ने पहले ही खरीद के रखे थे और ये सारे शेयर्स उन्होंने बेचे। कुछ लोगों ने अपने माताजी के नाम पे किया, कुछ लोगों ने अपने पिताजी के नाम पे डीलिंग किया। ऐसी चीजें भी सेबी के सामने आई। मतलब ये लोग खुद डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, अपने अपने कोई रिश्तेदारों के नाम पे भी कर रहे थे। यहाँ पे सेबी ने दिया है कॉल रिकॉर्ड्स की जानकारी दी है कि जैसे सौमिल शाह और अभय बुतड़ा ने एक दूसरे के साथ कॉल किया है और वो कितना घंटा का कॉल था, 2 कॉल हुए, 7 कॉल हुए, ऐसी पूरी जानकारी सेबी ने निकाली है, ढूंढ के निकाली है। बहुत मेहनत करी है सेबी ने ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे सेबी ने पूरी की पूरी जानकारी दी है कि कैसे डिटेल्स निकाले थे, कैसे बैंक अकाउंट में एंट्रीज, बैंक अकाउंट का भी डेटा सेबी ने निकाला है, किसके अकाउंट में कब कितना बैलेंस बढ़ा, कैसे अचानक बैलेंस बढ़ता चला गया। तो हर एक चीज की जानकारी, मतलब अगर किसी के अकाउंट में सिर्फ 50-50 हजार रुपए रहते हैं और वो अचानक अकाउंट का बैलेंस धड़ाधड़ बढ़ता गया, तो बट ऑब्वियस है वो अकाउंट नजर में आएगा ही। कभी अगर एक आदमी के अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा और अचानक से बढ़ता गया तो वो भी नजर में आएगा। ये भी जानकारी सेबी ने ली थी। मतलब सेबी ने पूरा का पूरा डिटेल स्टडी कर लिया था ये केस के बारे में। साथ ही साथ आगे सेबी ने जानकारी दी है कि किसने कितने रुपए कमाए। आइए चलते हम सीधा आगे के पेजेस पे। यहाँ पे सेबी ने एक चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट दिया है। यहाँ पे सेबी बता रही है कि ये कैसे ट्रांजैक्शन होते गए। अभय बुतड़ा जी जो थे, जो एमडी थे पूनावाला फाइनेंस के, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है कल, तो उन्होंने अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी कहाँ कहाँ शेयर की। उन्होंने राकेश भोजगड़िया है उनके पास इन्फॉर्मेशन शेयर की, अभिजीत पवार के साथ, सौमिल शाह के साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ये कंपनी का एक्विजिशन होने वाला है। फिर ये जो राकेश भोजगड़िया है उन्होंने अमित अग्रवाल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अमित अग्रवाल जो है उन्होंने अपने पिताजी जो है उनके नाम से उन्होंने डीलिंग करना चालू किया। अमित अग्रवाल जो है उन्होंने लगभग 3.5 करोड़ रुपए का उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया हुआ है। साथ ही साथ ये राकेश भोजगड़िया और राकेश भोजगड़िया HUF, यहाँ पे 15 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है और यहाँ पे एक ट्रेडिंग हुआ है 8.3 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ यहाँ पे नजर आ रहा है कि सुरभि किशोर शाह, इन्होंने भी 1.7 करोड़ रुपए का इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। सौमिल शाह और साथ ही साथ उन्होंने अपने माताजी के नाम पे इनसाइडर ट्रेडिंग किया हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे सबने इनसाइडर ट्रेडिंग किया हुआ है ये केस में। अपने फैमिली को भी अननेसेसरी इन्वॉल्व किया, अपने माता पिता उनको भी उन्होंने परेशानी में डाला हुआ है नजर आ रहा है। किसने कितना प्रॉफिट कमाया वो भी जानकारी सेबी ने दी है। अभय जो है, अभय, राकेश और राकेश का HUF, ये सब ने मिला के 8 करोड़ 32 लाख कमाए हैं।
साथ ही साथ अमित अग्रवाल और उनके पिताजी दोनों ने मिलके 3.5 करोड़ कमाए, और साथ ही साथ राकेश भी थे उनके साथ, 3.5 करोड़ उन्होंने कमाए हैं एक्स्ट्रा। साथ ही साथ सौमिल शाह और सुरभि उनकी माताजी, उन्होंने 1.76 करोड़ कमाए हैं। तो सब ने मिलकर 13.5 करोड़ रुपए का इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। उनके पास जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करी थी भूतड़ा जी ने, तो भूतड़ा जी के इंफॉर्मेशन के बलबूते ये लोग ने पहले ही शेयर्स खरीद के रखे, और जैसे ही 10 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ वैसे इन्होंने ये सारे शेयर्स क्या करे, बेचना चालू किया और ढेर सारा मुनाफा कमाना चालू किया। तो आइए जानते कि फाइनल ऑर्डर क्या पास हुआ था। तो सेबी ने ऐसा बोला है कि ये जो 8 लोग हैं ये अब शेयर मार्केट में कोई भी नए शेयर्स नहीं खरीद सकते, बेच नहीं सकते, कोई भी सिक्योरिटीज में वो डीलिंग नहीं कर सकते। ये पहली बात सेबी ने इनको बोली है, कोई भी शेयर्स में अब डीलिंग नहीं कर सकते जब तक सेबी ना बोले तब तक। साथ ही साथ सेबी ने इनको ऐसा बोला है कि अगर उनके कोई ओपन पोजीशन हो, मतलब शेयर मार्केट में उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हो, फ्यूचर्स के या फॉरवर्ड के कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हो, तो वो स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं 3 महीना के अंदर। 3 महीना के अंदर उनको सारे अपने ट्रांजैक्शन जो है वो क्लोज करने को बोला है सेबी ने। साथ ही साथ ये लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए, सील मारा गया है बैंक अकाउंट पे। तो हर पार्टी का, जैसे हमने अमाउंट बोले थे, अभय बुतड़ा जी और उनके साथ 2 लोग थे, उन्होंने 8.32, अमित अग्रवाल और राकेश, इनके सौमिल शाह और उनकी माता जी 1.76, तो इतने अमाउंट के लिए इनके बैंक अकाउंट जो है वो सील किए गए हैं। इतने अमाउंट उनको देनी पड़ने वाली है। उनको अब बोला गया है कि आप अलग से एस्क्रो अकाउंट बनाओ और एस्क्रो अकाउंट में ये सारे पैसे आप भरो, उनको भरने पड़ेंगे, सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर आएगा तो फाइन लग सकती है, लगभग 25 करोड़ की फाइन लगती है इनसाइडर ट्रेडिंग पे। तो आगे भी इधर बोला गया है कि जहां पे होल्डिंग बैंक अकाउंट, जहां पे इनके बैंक अकाउंट में के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है कि बैंक अकाउंट में कोई भी खर्चा नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी डेबिट की एंट्री नहीं होगी, ना विड्रॉल होगा, ना उनके एटीएम से वो कुछ कर पाते। बैंक अकाउंट उनके सील किए गए हैं, तो उनको बैंक अकाउंट में से कोई भी व्यवहार नहीं करते आएगा। जब तक सेबी बैंक को ना बोले तब तक उनके अकाउंट जो है वो फ्रीज किए गए हैं। साथ ही साथ उनको ऐसा बोला है कि आप अपने पास के जो असेट्स है, मतलब किसी के पास कार रहेगी, घर रहेगा, ज्वेलरी रहेगी, जो भी है मूवेबल इमूवेबल, हर असेट की जानकारी सेबी ने देने को बोला है। और साथ ही साथ वो असेट जो है वो अब बेच नहीं सकते जब तक सेबी उनको ना बोले। तो वो सबको बोला है कि 5 दिन के अंदर आप असेट्स की जानकारी दो। तो ये ऑर्डर जो है ये उनकी सेबी के पास जो अभी रिकॉर्ड है उसके ऊपर किया है, और सेबी ने ऐसा बोला है कि 21 दिन के अंदर आप अपने जो जवाब है वो या फिर ऑब्जेक्शन है, बट ऑब्वियसली इंटरिम ऑर्डर है तो ये सबको मौका मिल रहा है कि 21 दिन के अंदर अपने रिप्लाई और ऑब्जेक्शन जो है वो सेबी को बताएं। सेबी ने पूरा ढूंढ के निकाला है, कॉल रिकॉर्ड्स भी उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं, बैंक अकाउंट भी ढूंढ में भी पूरा छान मारा है, किसके अकाउंट में कितने पैसे आए, कब कितने पैसे आए, कैसे क्या इतने पैसे अचानक आते चले गए, हर एक चीज की जानकारी सेबी ने ली है। साथ ही साथ सेबी ने यह भी बोला है कि ये लोग ने अपने जो पुराने पुराने एफडीज रहेंगे, अपने ज्वेलरीज वगैरह रहेंगे, वो सारे बेच के उन्होंने नए शेयर्स खरीदे थे, और नए शेयर्स खरीदने के बाद उन्होंने उनको मार्केट में लाके बेच दिया। वो 10 फरवरी के बाद 10 से 19 फरवरी के बीच में ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, और उसमें ये सब ने मिलकर 13 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।